नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। आए दिन नेपाल से हमें चर्चा मिलती है, हम अपने करंट अफेयर के अंदर कवर भी करते हैं। बट अभी नेपाल के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मांग करी गई है वापस से जो राजशाही शासन था उसे लेकर आया जाए, यानी कि नेपाल के अंदर ब्रिंग बैक किंग के नारे लगाए जा रहे हैं जैसा पहले था। लोग चाह रहे हैं कि पहले जैसी मोनार्की जो है उनके देश में आ जाए, जिस प्रकार से लोकतंत्र यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अब लोकतंत्र में क्या है, लोग क्यों कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। स्थिरता है ही नहीं, समय समय पर आपके प्रधानमंत्री जो है वो बदले जाते हैं। अभी भी साल 2025 के अंदर आपको पता है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिससे तख्ता पलट हुआ नेपाल में, जेनजी प्रोटेस्ट जिसे कहा गया, जिससे देश में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुई। केपी ओली यहाँ के प्रधानमंत्री थे, इनकी जगह सुशीला कार्की जो है वो नई प्रधानमंत्री बन जाती हैं। तो अब पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, किस प्रकार का शासन था पहले नेपाल के अंदर, अब क्या है, कब नेपाल में जो हम कह सकते हैं राजा वाला शासन था वो समाप्त हुआ, और लोगों का क्या दृष्टिकोण है, क्या सच में यहाँ पर राजशाही वापस आ जाएगी नहीं आएगी, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर दोनों ही कीजिएगा। बाकी चलते हैं अपने टॉपिक पर। द किंग इज बैक, क्या सच में राजा वापस आ जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें नेपाल देश को लेकर तो करीबन करीबन 239 ईयर्स पहले जब हम बात करते हैं तो नेपाल के अंदर आप लोगों का राजशाही शासन था, मतलब राजा थे। 2008 में से अबॉलिश कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और लोकतांत्रिक देश बना दिया जाता है, जैसे कि अपना इंडिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, संसद भी है ना, और संसद द्वारा बनाए हुए नियम भी है। इसी प्रकार नेपाल के अंदर भी है। बट नेपाल में कहीं ना कहीं अब मांग वापस से उठ रही है पिछले कुछ सालों से। अच्छा, नेपाल में जब ये 239 ईयर्स पहले की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले आपका शाह डायनेस्टी जो है वे हुआ करती थी, शाह वंश जिसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ब्रिंग बैक द किंग, और ये चैंटिंग लगातार चल रही है और आपके कानों में बार बार ये एको वर्ड नेपाल को लेकर सुनने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं मोनार्की जो है वो आप लोगों की वापस लेकर आओ और पॉलिटिकल चीजें जो है उसे आप वापस भेज दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। अच्छा, अगर हम बात करें क्यों, क्योंकि जब से देश के अंदर आप लोगों का लोकतंत्र देखने के लिए मिल रहा है, तब से करीबन हम कह सकते हैं 14 बार प्रधानमंत्री जो है वो बदले जा चुके हैं। इट हैज सिंस 14 गवर्नमेंट एंड 9 प्राइम मिनिस्टर, 14 गवर्नमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, 14 सरकारें तो बदली जा चुकी हैं और 9 आप लोगों के इसी के अंदर प्रधानमंत्री भी बदले जा चुके हैं। अब बात क्या है, ये मुद्दा कौन उठा रहा है? ये मुद्दा उठा रही है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है एक स्तर पर, बट ये समय समय पर मांग उठाती रहती है कि आप राजशाही जो है वो वापस लेकर आइए नेपाल के अंदर। ठीक है, ये साल 2025 में 275 सीट्स में से 14 ही जो वोट है वो प्राप्त कर पाती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये समय समय पर मांग उठा रही है कि राजा को आप वापस लेकर आओ। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संवैधानिक राजशाही होनी चाहिए, राजा को सत्ता में वापस लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की जगह हिंदू राष्ट्र की जो बहाली है वह की जा रही है और संघीय व्यवस्था की समाप्ति करने की बात जो है वो रखी गई है। यानी कि मौजूदा शासन सुधारों में आप लोगों का फेडरलिज्म को रद्द करने की बात यहाँ पर करी गई है। जी, आप बताएं मुझे, क्या इतना आसान है लोकतंत्र को समाप्त करना और एक बार फिर से राजा को लेकर आना? अगर मैं बात रखूं 100% वोट को लेकर तो इनमें से 50 होंगे जो आप लोगों का राजशाही चाहते हैं और 50 यही है कि लोकतंत्र चाहते हैं। कारण इसके पीछे का क्या है? डेवलपमेंट, विकास। इसी के साथ साथ कानून के समक्ष लोग चाहते हैं और न्याय प्रणाली, ये सारी चीजें आती हैं। छोटी मोटी बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है ये। अच्छा, नेपाल चुनाव 2026 की बात अगर हम करें, क्या राजशाही की वापसी होगी? अब चुनाव के बीच पूरे देश में राजा वापस लाओ के नारे जो हैं वो गूंज उठे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं
जो लास्ट अंतिम राजा थे, या फिर हम पहले राजा की बात करते सबसे पहले, ये ज्ञानेंद्र नाम के राजा थे जो नेपाल के अंदर थे। तो हिंदू नेशनलिज्म टेक अ न्यू फॉर्म इन नेपाल। और अगर हम बात करें, नेपाल क्या कह रहा है आप लोगों से कि इलेक्शन जो आप लोगों के साल 2026 के आने वाले हैं उसके अंदर राजशाही को वापस लेकर आओ। अच्छा, थोड़ा सा इतिहास देखें, सदियों का इतिहास समझे तो शाह वंश का शासन जो है वो यहाँ पर रहा है नेपाल में। 1990 में बारी विद्रोह के कारण और विरोध के कारण पूर्ण राजशाही से संवैधानिक राजशाही में बदलाव होता है। और 1996 से 2006 तक के समय पर आप लोगों का एक मुआवादी विद्रोह होता है जो कि एक बहुत बड़ा टर्न लेता है, ठीक है, जिसने देश को अस्थिर कर दिया इनके दृष्टिकोण से, यानी कि लोकतंत्र जो है वो आने लगता है। ठीक है, 2005 की बात करें, राजा ज्ञानेंद्र द्वारा संसद भंग और सत्ता पर सीधा आप लोगों का नियंत्रण कर लिया गया, है ना। यानी कि क्या है, संसद पर भंग किया गया और सत्ता पर सीधा सीधा अधिकार कर लिया गया, नियंत्रण जो है कंट्रोल ले लिया गया। 2008 में संविधान सभा द्वारा राजशाही समाप्त, नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है वो घोषित किया गया था। अब जेनजी प्रोटेस्ट को अगर हम लेके बात करें, नेपाल में इस तरीके के प्रोटेस्ट आपको फिर से देखने के लिए मिलने वाले हैं जो कि व्यापक स्तर पर होंगे, जैसे जेनजी प्रोटेस्ट जो है वे हुआ था। अच्छा, बदलाव की चिंगारी 2025 में जो है वो जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर है। जैसे हम बात करें, तख्ता पलटा गया था, केपी ओली मजबूर हो गए रिजाइन देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि सुशीला कार्की जो है वो नई महिला प्रधानमंत्री बनी, और पहली बार ऐसा था कि नेपाल में कोई महिला जो है वो प्रधानमंत्री बन रही है। तो कारण लगातार राजनीतिक अस्थिरता है और भ्रष्टाचार है। 1990 के बाद में दर्जनों सरकारें जो हैं वो गिरी हैं। अगर हम बात करें नेतृत्व को लेकर, तो युवाओं द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रोश जो है वो किया जा रहा है, और आपने जेनजी प्रोटेस्ट के अंदर देखा भी है। साल 2025 में सभी सोशल मीडिया जब बैन कर दिए गए थे, है ना, उस समय की बात है। परिणाम था, इस विरोध ने पिछली सरकार को सत्ता से बेदखल जो है वो कर दिया था। वही वाली बात है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा मजबूरन। अच्छा, अब इस तरीके के प्रोटेस्ट है, जेनजी प्रोटेस्ट हो गया, बोल रहे वेक अप नेपाल, आप जागो नेपाल, क्योंकि हम क्या है, हम तो धर्म के ऊपर चलते हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा मुझे कि आपको क्या लगता है, क्या इतना आसान है कि नहीं। लोकतंत्र दल की बात करें, लोकतांत्रिक दल को लेकर राजशाही समर्थन की बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं एक बारी। तो प्रमुख पार्टियां नेपाल कांग्रेस और कम्युनिस्टिक पार्टी है। लोकतंत्र के हिसाब से विचारधारा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का समर्थन और मौजूदा व्यवस्था बनाए रखना। देखो, सिस्टम तो बना ही रहता है, अब काम थोड़ा स्लो हो रहा है बेशक हम समझ रहे हैं, बट हाँ सिस्टमैटिक तौर पर चीजें होती है। और राजा के बारे में अगर हम बात करें, एक ही किंग होता है और किंग के पास क्या होती है, सारी की सारी पावर होती है। अब वो कहां कहां ध्यान दे, जिस हिसाब से बाकी देश जो है वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाने की भी बात रह जाती है कि देश पीछे रह जाएगा। अच्छा, फिर भी अगर हम आगे समझने की कोशिश करें, तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी कि आरपीपी पार्टी है जो की डिमांड उठा रही है लगातार, और विचारधारा संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी, चुनावों के जरिए राजशाही समर्थनों को एकजुट करने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। क्या राजा सच में वापस आ सकते हैं? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, बट ये भी नहीं कि इम्पॉसिबल है। हम ये बोल रहे हैं टफ तो बहुत ज्यादा है, बट ये हम नहीं बोलेंगे कि इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। तख्ता पलटने में समय नहीं लगता, आपको मालूम है, जो कि एक बार नेपाल के अंदर हो भी चुका है। तो संवैधानिक बाधाएं आ सकती हैं, वही और उम्मीदवारों की कमी। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र स्वयं चुनाव में उम्मीदवार नहीं है, ठीक है। वही अगर हम बात करें संवैधानिक बाधाओं को लेकर, तो नेपाल में संविधान इसे एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाता है। राजशाही के लिए संविधान में बड़े बदलाव की आवश्यकता है, मेजॉरिटी काफी ज्यादा चाहिए। अब आप सभी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या आपकी विचारधारा है। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट एक और वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा।